नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों को लेकर। पिछले जो वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान की जो नदी तंत्र है उसको लेकर हमने चर्चा का विषय बनाया था। और उसमें हमने राजस्थान के नदी तंत्र को तीन श्रेणियों में बांटा था। आंतरिक प्रवाह, बंगाली खाड़ी और अरब सागर। कौन कौन से थे आपके सामने मैं बात करता हूँ। कौन सी है? आंतरिक प्रवाह। और एक कौन सी है आपकी? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और एक है अरब सागर। ये तीन प्रकार की तीन श्रेणियां हैं राजस्थान में। हम अध्ययन की दृष्टि से इन तीनों को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है। तो जो आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर बंगाली खाड़ी, फिर अरब सागर। ये तीन पार्ट है आपके, जिसको लेकर हम चर्चा का विषय बनाएंगे। ठीक है। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पता है आपको कि राजस्थान का जो कुल अफवाह तंत्र है, क्या कुल अफवाह तंत्र का लगभग 60% वो कौन सा है? आंतरिक प्रवाह है। कौन सा है? आंतरिक प्रवाह। ठीक है। उसके बारे में मैं बात करूं, जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी का लगभग है 23 से 24% के करीब। जो बचता है आपके 16 से 17% वो है। तो यानी ये जो तीनों पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र है। उस कुल अफवाह तंत्र का कितना 60% आपके आंतरिक प्रवाह है लगभग, और 23 से 24% आपकी यह है, और 16 से 17% ये है। तो सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक कौन सा है? सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह वो कौन सा है? आंतरिक प्रवाह है सर्वाधिक। ठीक है। न्यूनतम की बात करूं तो कौन सा आ जाएगा? अरब सागरीय। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आंतरिक प्रवाह रहेगा। तो करते हैं शुरू, देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। आज का जो है वो है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है। कितना है? कुल अपवाह तंत्र का 60%। इसमें नदियां जो हैं वो कौन कौन सी आती हैं आपके? घग्गर, कातली। ठीक है। इसके बाद में आपकी आती है काकनीय, ताबी, मंथा या मेंथा, रूपनगढ़। ठीक है। इसके अलावा आपकी आती है रूपा रेल। रूपा रेल। ठीक है। इस तरीके से आपके जो नदियां हैं वो है। इसके अलावा आपके काकुंद है। हालांकि जो बाणगंगा नदी है वो बंगाली खाड़ी में जाती है, अपना जल लेके जाती है। लेकिन आज बाणगंगा की स्थिति भी बहुत कमजोर, मतलब आंतरिक प्रवाह की स्थिति में आ चुकी है। पहले ये यमुना में जाके मिलती थी, लेकिन अब इसका जब इसमें नदी में पानी ही नहीं है तो ये धीरे धीरे क्या होती गई है? लुप्त होती गई है। क्लियर? तो ये आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र है, जिसमें हम कुछ नदियों में आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। और आज का टॉपिक रहेगा अपना क्या? घग्गर नदी। तो देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। घग्गर नदी। देखते हैं दोस्तों। मैं बात करूं पहले इसकी क्या विस्तार। विस्तार इसका दो देशों में है। कितने देशों में? दो देशों में है। कौन कौन से? भारत और आपके पाकिस्तान में। ठीक है।
भारत और पाकिस्तान में है। और सर्वाधिक किसमें है? भारत में। पहली चीज, विस्तार की बात कर ली, ठीक है। और इस विस्तार की मैं बात करूं तो कुल लंबाई जो है इसकी, वो कितनी है? 465 किलोमीटर। ठीक है। और 465 जो किलोमीटर है वो भारत और आपके पाकिस्तान में है। भारत की बात करूं तो मैं हिमाचल प्रदेश प्लस हरियाणा, ठीक है, हरियाणा प्लस आपके राजस्थान, इस तरीके से विस्तार है। और राजस्थान में कितना है? लगभग 100 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो इसके विस्तार को भी हम समझेंगे अच्छे से। तो पहली चीज तो ये हो गई। देखते हैं आपकी जो नदी है, कौन सी, जो जिसकी मैं बात करूं, कुछ इस तरीके से इसका बहाव है, यू आकार में है। कौन सी? घग्गर। और इसका जो विस्तार है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब इसके उद्गम की बात करूं मैं, तो उद्गम जो होता है, उद्गम वो कहाँ से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी जगह से? शिवालिका की पहाड़ियों से। शिवालिका की पहाड़ियां, जहाँ पे कालका माता मंदिर भी है, कालका माता पहाड़ियां भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे है ना, पहाड़ियां। क्लियर। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, यानी कौन सा देश, राज्य आ गया अपना, आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश आ गया। उसके बाद में ये दूसरा जो राज्य की मैं बात करूं, जो वो कहाँ आएगा आपका? हरियाणा। ठीक है। और फिर आपका कौन सा है? राजस्थान। और फिर ये आपके कहाँ चले गए? पाकिस्तान। कुछ इस तरीके से इसका विस्तार है। पाकिस्तान में हो गया, राजस्थान में हो गया, हरियाणा में हो गया, और आपके हिमाचल प्रदेश में हो गया। अब देखो, राजस्थान में प्रवेश की बात करूं, देखो राजस्थान में दो जिलों में इसका विस्तार है। कितने जिलों में? दो जिलों में। वो कौन कौन से हैं? वो देखो, राजस्थान में एक जो जिला पड़ता है वो लगभग ये पड़ता है, कौन सा है? श्री गंगानगर। और एक जिला जो पड़ता है वो ये पड़ता है, जिसका नाम क्या? हनुमानगढ़। ये दो जिले मैंने बना दिए आपके सामने। कौन कौन से हैं? ये तो आपका गंगानगर, और एक आपका क्या? हनुमानगढ़। क्लियर। ये दो जिले में राजस्थान में विस्तार है। अब राजस्थान में इस नदी का प्रवेश, तो मैं बोलूं राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में जो प्रवेश है वो कहाँ से होता है? देखो, कहाँ से होता है? हनुमानगढ़ से होता है। कहाँ से होता है? हनुमानगढ़ जिले से। और हनुमानगढ़ जिले में कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील। और टिब्बी तहसील में गांव पड़ता है कौन सा? तलवाड़ा गांव। और इस तलवाड़ा गांव में एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? तलवाड़ा झील। जो कैसे है? दर्पण के समान। क्लियर दोस्तों। तो राजस्थान में प्रवेश आपके, मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं बात करूं कि ये पाकिस्तान में प्रवेश, पाकिस्तान में प्रवेश
पाकिस्तान में प्रवेश राजस्थान के कहाँ से? अनूपगढ़ से। यहाँ पड़ता है आपका क्या, अनूपगढ़। अब ये पाकिस्तान में कहाँ जाएगी? आपकी पड़ेगी कहाँ? बहावलपुर। और फिर बहावलपुर के बाद में ये कहाँ जाती है? आपके बहावल नगर। और बहावल नगर में यहाँ क्या कहलाती है? एक स्थान पड़ता है, फोर्ट अब्बास। और इस फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर इस नदी को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नदी की। फोर्ट अब्बास स्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नदी की बात कर रहा हूं। नदी को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इसका विस्तार है। आपके कहाँ से? आपकी शिवालिका की पहाड़ी से लेकर और फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक इसका विस्तार है। तो ये हमने देख लिया। इसकी कुल लंबाई की हमने बात के लिए 465 है, जिसमें से राजस्थान में 100 किलोमीटर के आसपास बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इस नदी पर क्या क्या है? एक तो यहाँ पे भटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा आपके सामने। एक आपके पड़ता है यहाँ पे, क्या, हनुमानगढ़ जंक्शन। क्या पड़ता है? हनुमानगढ़ जंक्शन। एक आपकी यहाँ पड़ती है सभ्यताएं। क्या पड़ती है? सभ्यताएं। और वो कौन कौन सी है वो देखो। वो सभ्यताएं आपकी जो पड़ती हैं उनके नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या, देखो कौन कौन सी है। कालीबंगा। इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा एक दूसरी कौन सी है? रंग महल। कहाँ पे? कौन से? हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूं। तीसरी कौन सी आपकी? आपकी पड़ती है कौन सी? पीली बंगा। ठीक है। और सभ्यता इस नदी पर है क्या? बिल्कुल है। एक सभ्यता आपकी यहाँ पे, यहाँ पे। और उस सभ्यता का नाम क्या है वो भी आपको याद रखना है। कौन सा? बनवाली सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बनवाली। ठीक है। और एक आपके इस नदी से, मतलब ये जो घग्गर नदी है, इससे लगभग 27 किलोमीटर दूर हरियाणा में। 27 किलोमीटर दूर यहाँ पे हरियाणा के अंदर एक और सभ्यता है जिसका नाम क्या है? राखी गढ़ी सभ्यता। ये पांच। ठीक है। हालांकि इसके पास नहीं लेकिन निकट है। पहले इस नदी का विस्तार बहुत बड़ा था। बहुत मतलब इसका क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र बहुत बड़ा था। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये भी इसके पास ही थी। हालांकि आज इसका आकार छोटा पड़ गया है, चौड़ाई कम हो गई है, आंतरिक प्रवाह की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। क्लियर? तो हमने देखा इसकी प्रमुख जो सभ्यता है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और इसके निकट क्या है? एक शहर यहाँ पड़ता है जिसका नाम क्या है? सूरतगढ़। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक आपके एक क्या बोलते हैं, मैं बात करूँ, एक नहर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो कौन सी है? देखो, आपको पता है एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या? सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी। और इस नदी पे, यहाँ पे दो नदियों के संगम पे, दो नदियों के संगम पे एक बांध बना हुआ जिसका नाम क्या? हरि के बैराज। और इस बैराज से एक नहर परियोजना निकाली गई थी
इंदिरा गांधी नहर है पंजाब से होते हुए, और कुछ इस तरीके से हनुमानगढ़ से होते हुए कुछ इस तरीके से राजस्थान में बहती है। कुछ इस तरीके से राजस्थान में बहती है, तो थोड़ा आपको याद क्लियर इस तरीके से। और इसे क्या कहते हैं? IGNP, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये नहर है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को काटती है, विभाजित करती है, दो भागों में इसे क्या करती है, बांटती है। तो वो कौन सा स्थान है जहां पे इसको बांटती है? मैं बोलूं, घग्गर नदी को दो भागों में विभाजित करने वाली, दो भागों में, वो कौन सी है? IGNP। नाम मैंने बता दिया क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्लियर? और कहाँ पे ये, तो याद रखना, ये कहाँ पे करती है? हनुमानगढ़ में करती है। और हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम याद रखना, बडोपल। एग्जाम में कई बार आ चुका है। और बडोपल पे में यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होती है इस नहर की वजह से। कौन सी? सेम समस्या जो मैंने आपको जब भौतिक प्रदेश पढ़ाया था तब वहां पे बताया था कि सेम समस्या राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। और एक होती गंगानगर में, लेकिन सर्वाधिक किसमें? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में कहाँ पे? बडोपल गांव में। और बडोपल में इसका बड़ा कारण क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। क्या होता है, जब ये नदी का सॉरी नहर का पानी जब बहते हुए मतलब इस नहर में आता है, तो इसके एक तरीके से जैसे कि मान लो दीवारों में सीम पड़ती है तो बाहर नमक बाहर आ जाता है। उसी तरीके से इस नदी इस नहर का पानी जब पड़ोस निकट के जो खेतों में, खेत खलियान है उनमें जब इसकी सीम जाती है, उन उन खेतों में पानी जाता है, तो जब पानी देने के बाद में इसके ऊपर क्या सफेदी सी आ जाती है, तो वो क्या है? नमक है। तो ये कैसी समस्या है? सेम समस्या सर्वाधिक कहाँ होती है? बड़ोपल में, जो थोड़ा सा आपको याद है रखना है। इसके बाद में मैं आगे बात करूं इसी क्रम में कि और क्या चीजें हैं। मैंने इस नदी के ऊपर सभ्यताएं बता दी, इसका प्रवेश बता दिया, ठीक है। और आपको पता है अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार है, इसी नदी पर है, ध्यान रखना। जो इस नदी के निकट अनूपगढ़ है, उसी अनूपगढ़ में कौन सी? लैला मजनू की मजार है, जो आपको याद रखना है। जो अभी राजस्थान भारत में बहुत सारे घूम रहे हैं लेकिन मजारे अभी तक बना नहीं पाए। ठीक है ना? आगे देखते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि और क्या इसकी विशेषताएं, उपनामों की मैं बात कर लूं इसके। क्या उपनाम? उपनाम बताइए। तो उपनाम क्या क्या है वो देखो। एक तो पड़ता है इसका नाम सरस्वती। और ये सरस्वती नाम कैसा है? वैदिक कालीन है। कैसा है? वैदिक कालीन। यानी किस वेद में? ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, सरस्वती नदी की। और इसका नाम हकरा भी है। हकरा कहाँ है इसका? पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पे है। और इसे क्या कहते हैं? नट नदी कहते हैं। और क्या कहते हैं? सोतर कहते हैं, सोतर। और क्या कहते हैं? नाला कहते हैं इसे। ठीक है। बहुत सारे इसके उपनाम है जितने में का। ठीक है। इसके अलावा और क्या? राजस्थान का शोक कहते हैं इसे, राजस्थान का शोक कहते हैं इसे। ठीक है। इसके अलावा और यू आकार की नदी कहते हैं, यू आकार की नदी कहते हैं। कौन से आकार की? यू आकार की नदी भी कहते हैं। आदि नाम है इसके। ठीक है। इसको ध्वसदती भी कहते हैं।
द्वितीय। बहुत सारे नाम मिलते हैं इसके, जो आपके सामने मैंने रख दिए। तो मैंने इसके उपनाम मैंने आपको बता दिए, इसकी प्रमुख सभ्यताएं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और एक इसका जो नाला या इसको नाली कहते हैं, तो नाली में, सॉरी, ध्यान रखना क्या है, जो नाली क्षेत्र है इसका, जहां इसको नाली कहते हैं, क्या कहते हैं, नाली। नाली क्षेत्र में चावल व कपास की खेती होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, इस कारण से। ठीक है। इसके बाद में एक मैंने आपको बताया भटनेर दुर्ग, इसके बारे में दो चार लाइन बात कर लेते हैं। भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग की मैं बात करूं, कई सारी बातें हैं। जैसे पहले बात करूं, मैं मोटी मोटी बात कर लेता हूं। निर्माण, और निर्माण किसने करवाया था, भूपत भाटी द्वारा। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। कब करवाया गया, ध्यान रखना है क्या, ये जो करवाया गया है, वो करवाया गया था आपके 295 ईस्वी में। कुछ किताबों में 285 ईस्वी भी है, लेकिन सर्वाधिक मान्य यह है। क्लियर। इसके वास्तुकार, वास्तुकार, वास्तुकार कौन थे, केकैया। ठीक है। क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में है ये, तो ध्यान रखना 52 बीघा में है। कितनी बीघा में है, 52 बीघा में। ठीक है। बुर्ज, इसमें बुर्ज कितने हैं, वो भी याद रखना है आपको। 52 बुर्ज है इसमें। कितने बुर्ज है, 52 बुर्ज है। ठीक है। और और क्या विशेषता है इसकी, ध्यान रखना क्या है, भटनेर जो दुर्ग है, भारत का सबसे प्राचीन मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है, भटनेर है। ठीक है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला या झेलने वाला दुर्ग, वो भी कौन सा है, भटनेर है। ठीक है। भारत का मिट्टी से निर्मित सबसे प्राचीन या पुराना दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का प्रहरी, उत्तर भारत का प्रहरी। ठीक है। और इसके अलावा, इसके बारे में बात करूं, कि कहते हैं यहाँ पे तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय, उस उस समय यहाँ का शासक कौन था, दुलचंद भाटी, जिसके समय भारत का एकमात्र, या भारत का प्रथम, मैं बोल सकता हूं, मात्र तो क्या, भारत का प्रथम हिंदू मुस्लिम जोहर। और जोहर कौन करती है, आपको पता ही होगा, महिलाएं करती है। कहाँ पे हुआ था, यहीं पे हुआ था। और इसकी जो जानकारी है, इस जोहर की जो जानकारी है दोस्तों,
इस जौहर की जो जानकारी है वो हमें तैमूर लंग की आत्मकथा, कौन सी, तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी से मिलती है। ठीक है। और आपको पता है एक छोटी सी बात कि भटनेर दुर्ग को हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ दुर्ग। और हनुमानगढ़ दुर्ग इसको क्यों कहते हैं, ध्यान रखना, इसे हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? 1805 में सूरत सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के थे ये। ने इस दुर्ग को जीता और वह दिन, सॉरी उस दिन मंगलवार था। और मंगलवार किसका वार होता है आप सबको पता है? हनुमान जी का। इसी कारण है इसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़ दुर्ग रखा। ठीक है। तो ये आपकी मैंने कुछ बेसिकली आपकी इस नदी के बारे में कुछ वैसे ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और आपकी घग्गर की बात करूं मैं, घग्गर है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी या बड़ी नदी है। दूसरी, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है या बनाती है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। ठीक है। राजस्थान की एकमात्र नदी है ये। कौन सी है आपकी? कांतली नदी, सॉरी घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी के ऊपर हमने मोटी मोटी बातें कर ली है। ठीक है। इसके ऊपर जो प्रमुख शहर है जैसे हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, और आपका सूरतगढ़, ये शहर इसके उस पर स्थित है। आगे हम चर्चा करें अगली बात इसी के अलावा। अगली जो नदी की मैं बात करूं, छोटी सी नदी ले लेते हैं आज के लिए, एक और, इसका नाम क्या है? कांतली नदी। आज की ये लास्ट नदी ले लेते हैं, कांतली नदी। दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? आपके देखो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से ये नदी उद्गम होते हुए कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है। और इधर जो आपका जो जिला पड़ जाता है, इसका विस्तार दो ही जिलों में है, पहली चीज तो। और यह अंतिम जिला कौन सा है? चूरू है। कौन सा है? चूरू है। ये चूरू, लेकिन चूरू में ये जाती नहीं है, चूरू में झील नदी नहीं है। और ये चूरू से पहले सीमा पर ही कौन सा गांव पड़ता है? मंडेला गांव पड़ता है। और मंडेला गांव पड़ता है जो आपके कहाँ पड़ता है? सीकर, वो सॉरी, झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है। और एक आपके कहाँ है? सीकर में। दो जिलों में इसका विस्तार है। विस्तार की मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ है? दो जिलों में आपके सीकर, और कहाँ है? झुंझुनू में। इसकी कुल लंबाई की बात करूं, कुल लंबाई की मैं बात करूं, वो कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर। और आंतरिक प्रवाह की, पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पूर्णतः शब्द आ जाए तब ध्यान रखें। देखो, उद्गम इसकी बात करें मैं उद्गम की, तो उद्गम आपके सीकर, सीकर में कौन सी जगह? खंडेला की पहाड़ी,
और खंडेला की पहाड़ी के पास में ही एक चीज ध्यान रखनी है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा क्षेत्र है ये, इसको बोलते हैं रॉयल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? रॉयल क्षेत्र, जो कहाँ है? सीकर में है। और यहाँ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ध्यान रखना है, क्या यूरेनियम का उत्पादन होता है। यूरेनियम का क्या होता है? उत्पादन होता है। किसका? यूरेनियम का, जो आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बारे में और बात करें कि सीकर में यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। और यहाँ पे कौन सी सभ्यता है जो इंपॉर्टेंट आपकी? कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तांबे की जननी। ठीक है। और इसके अलावा एक सभ्यता और है आपके यहाँ पे झुंझुनू में, जिसका नाम क्या है? सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। ये दो सभ्यताएं आपकी इस नदी पर स्थित है, जो आपको याद रखनी है, सुनारी और आपके गणेश्वर। ठीक है। और मैं बात करूं इसके बहाव क्षेत्र को, सीकर में बहाव क्षेत्र को सीकर में क्या कहते हैं? तोरावाटी प्रदेश। और इसमें एक बोली बोली जाती है, बोली। क्या बोली जाती है? बोली। और बोली कौन सी है? ध्यान रखना क्या है? तोरावाटी बोली। तोरावाटी बोली। ठीक है, जो आपको याद रखना है। और सीकर में एक जगह पड़ती है, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है, उदयनाथ की पहाड़ी। और उदयनाथ की पहाड़ी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? या मैं बोलूं उदयनाथ की पहाड़ी या उदयनाथ घाटी क्षेत्र, ये बजरी के लिए प्रसिद्ध है, बजरी खनन के लिए। झुंझुनू में बजरी खनन के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है? उदयनाथ की पहाड़ी, जो आपको याद रखनी है। क्लियर? इसके अलावा मैं और बात करूं कि और क्या बातें हैं इसकी। इसके बहाव क्षेत्र को, में जो क्षेत्र पड़ता है इसका बहाव, ये वाला सीकर में, ये वाले की बात कर रहा हूं। तो यहाँ जो बहाव क्षेत्र है उसकी मैं बात करूं, इतना छोटा क्यों हो गया? बहाव क्षेत्र, झुंझुनू में जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़। कहाँ कहते हैं सर? झुंझुनू में कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या है? राजस्थान का प्रथम मयूर अभ्यारण्य, राजस्थान का प्रथम मयूर अभ्यारण्य भीड़ में स्थापित किया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मयूर गार्डन पूछ ले, मयूर गार्डन पूछ ले तो वो कहाँ है? जयपुर में है। मयूर गार्डन पूछ ले तो जयपुर में है, और मयूर अभ्यारण्य पूछ ले तो आपके कहाँ है? झुंझुनू में है। ठीक है। तो ये कौन सी नदी है आपकी? कांकरी नदी है। और इसके बारे में बात करूं थोड़ा सा, क्या इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहें मौसमी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी नदी भी कहते हैं। कुल लंबाई मैंने बता दी, कुल लंबाई कितनी थी इसकी, वो मैंने आपको बता दिया, 100 किलोमीटर। इस कारण ये क्या कह सकते हैं अपन इसके बारे में? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली
सबसे लंबी नदी। अगर आंतरिक प्रवाह की कौन सी है, पूर्णतः बहने वाली कैसी है? दोस्तों ध्यान रखना, आंतरिक प्रवाह की बात कर रहा हूं मैं। आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? कातली। और वैसे पूछ ले कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी, तो घग्गर। और सबसे छोटी कौन सी आएगी? काकनी, जो हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो आपकी मैंने बात की है, दो नदियों की हमने चर्चा की है। एक तो कौन सी आपकी? घग्गर की। और एक कौन सी आपकी? वो आपकी कांतली की। दोनों नदियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आंतरिक प्रवाह की अन्य नदियां जैसे कि आपकी काकने है, साबी है, मंता है, रूपनगढ़ है, उपारेल है, ऐसी नदियां और है जो अगली क्लास में आपका ये आंतरिक प्रवाह वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।